तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, और स्केल क्या है, हम किस स्केल की बात करें जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो आपके अनुमान के हिसाब से रोज के कितने ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे होंगे? तो मेनली सबसे इजी तरीका जो होता है वो है प्यार के झांसे में डालना। मैं आपको दो तीन एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जैसे मैंने जिन लड़कियों को रेस्क्यू किया, किसी ने बोला कि दीदी एक रॉन्ग नंबर से फोन आया था। मैंने पहले दिन फोन काट दिया, दूसरे दिन फोन आया, फोन काट दिया, तीसरे दिन फोन आया, काट दिया, चौथे दिन मैं बात करने लगी। तो बात करते 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 थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर उस बंदे से, और ये कौन सी लड़कियां हैं जो एकदम गरीब तबके गांव की है, जिनका एक्सपोजर नहीं है किसी चीज को। मेंटल हेल्थ या फैमिली लाइफ क्या होती है उन लोगों की? मतलब आई नो कुछ लोग तो चलो एग्री नहीं कर रहे, जिनको बहुत परेशान किया जा रहा है जो आप बता रहे हो, बट लड़कियां होंगी जो 5-5 साल से 10-10 साल से यही कर रही हैं, सकम कर दिया है, मान गई हैं कि ठीक है यही करना है। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई 7 या 8 बार या 5 बार दिन में ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट देयर मेंटल हेल्थ या देयर फैमिली लाइफ? क्योंकि एक टाइम के बाद तो शायद वापस वो कनेक्ट कर पाती होंगी। बिना पुलिस के आप रेस्क्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉ एनफोर्समेंट नहीं हो। आप चाहे कितने भी बड़े एक्टिविस्ट हो, आप किस अधिकार से किसी के घर में जाएंगे? अब अगर आप अभी सोचे, आपकी बात बताओ या मेरी बात बताओ, अब मैं आपके घर में आके बिना वारंट के सर्च कर सकती हूँ? क्या नहीं कर अथॉरिटी? सकते। ये तो ये हो गया ना, आपके घर में जोर जबरदस्ती घुस के बदमाशी कर। तो बिना पुलिस के जाने, पुलिस के साथ ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने जीबी रोड का नाम सुना होगा। जीबी रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इसी तरीके के रेड लाइट एरियाज पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने बात की है पल्लवी जी से। पल्लवी जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सपर्ट हैं, वो रेस्क्यूअर हैं, वो बहुत सारे लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं उनको बचाती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जब लोग फंसते हैं तो अलग अलग फील्ड्स में उनसे काम कराया जाता है। किसी को स्लेवरी में डाला जाता है, किसी से बैगिंग कराई जाती है, किसी पे अत्याचार करके उनसे और तरीके की स्लेव एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और बहुत सारी लड़कियां स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके आई आती हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। पल्लवी जी का स्पेसिफिकली ऑन प्रोस्टिट्यूशन रेस्क्यू बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं। उन्होंने हमें वो कंडीशंस बताई हैं जिन कंडीशंस में उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स मिलती थी, और फिर किस तरीके से वो उनको बचाती हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये सारी। तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज एन ओवरऑल प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं, रेस्क्यू कैसे वर्क करता है, रिहैबिलिटेशन कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको, ये सब जानना चाहते हैं, तो आप इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सेंसिटिव पॉडकास्ट है, बहुत सारी सेंसिटिव बातें हुई हैं, बट आप सबको एंड तक सुनना चाहिए, ध्यान से सारी बातों को समझना चाहिए, और हो सके तो पल्लवी जी का और पल्लवी जैसे बाकी लोगों का सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली। एटलीस्ट अगर आप इन सब चीज़ों को समझें तो अपना जो भी आप कंट्रीब्यूशन दे पाए वो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एंजॉय द कन्वर्सेशन। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ काफी ज्यादा आपकी स्टोरी के बारे में जानने के लिए, आपकी मोटिवेशन के बारे में जानने के लिए, और जो काम आप कर रहे हो उसकी सेंसिटिविटी के बारे में जानने के लिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रॉब्ली जो आपको नाइव लग सकते हैं, बट आई एम श्योर नहीं कि नहीं, प्लीज फील फ्री टू मतलब आस्क एनीथिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सेकंड, आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है स्पेशली जब मैं एंटी ट्रैफिकिंग में काम करती हूँ, चाहे एज एन एक्टिविस्ट काम करूँ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन चलाने में, या फिर एज एन इंडिविजुअल काम करूँ, वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोटा है बड़ा है। मुझे लगता है हर क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आप मतलब एकदम कुछ मत सोचिए, आप मुझे, आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं बिल्कुल बिंदास पूछूंगा आपसे, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं पूछूंगा। तो स्टार्ट एक बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही करते हैं। मतलब आप अगर दो चीजें बता पाए, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, और स्केल क्या है, हम किस स्केल की बात करें जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो आपके अनुमान के हिसाब से रोज के कितने ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे भारत में, अगर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बात बोलूँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनरली जिसको हम मानव तस्करी बोलते हैं हिंदी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, उसको आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ल्यूर करते हैं, उसको बोलते हैं कि उसके भविष्य अच्छा करेंगे। चाहे वो थ्रू मैरिज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो प्यार हो, कोई फर्दर स्टडीज हो, अलग अलग तरीके हैं।
मेन इशू इसमें ये है, अगर मैं आपको अगर डेटा की भी बात बोल दूं, अगर आपको क्लियरली डेटा की बात बोल दूं, तो आप अगर गूगल उठा के ले लोगे तो आपको लगेगा कि आप देखोगे कि 40,000 लोग साल में लोगों की तस्करी होती है, और उसमें से 11,000 की ट्रेस हो जाती है। ऐसा डेटा है जो बाकी ट्रेस नहीं होता। वैसे जितने भी एनजीओज हैं, एनसीआरबी है, एनसीआरबी में अगर आप क्षेत्र मतलब क्या बोलते हैं, जिले और स्टेट वाइज जाएंगे, राज्य वाइज जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि 200 ऐसा नंबर है, 300 ऐसा नंबर है एक एक स्टेट से। लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हम लोग इसमें काम करते हैं, मोस्टली अनरिपोर्टेड है। क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मोस्टली लोग केसेस को मिसिंग, गुमशुदा का केस बोल देते हैं। 363 जो कि है, वो 363 बोल के केस को मतलब खारिज कर देते हैं मोस्टली। तो ये इसमें ये चैलेंज हो जाता है कि अगर आप उसको मिसिंग केसेस बोल देते हो, तो मिसिंग मिसिंग मतलब क्या, 363 मतलब मोस्टली मिसिंग नहीं कह सकते उसको, हम लोग किडनैपिंग ही बोल सकते हैं। तो किडनैपिंग में क्या होता है, उतना सीरियसली मतलब जो ऑफेंस होता है उसका सीरियसनेस नहीं आता। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अगर किसी को ढूंढने भी जाएंगे, जैसे हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर अगर मेरे हिसाब से बोलेंगे तो मैंने जितने सालों में काम किया है, मुझे तो लगता है एक एक राज्य से हजार हजार लोग गायब होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा हर नहीं रोज? बोलती। हर रोज नहीं, मतलब लाइक ऑन एन एवरेज, जैसे एक राज्य में शायद मैंने ऑन एन एवरेज मैं बोल सकती हूँ कि 4-5 हजार लोग तो होते ही होंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है। देखिए, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत छोटी थी, आई वाज 12। मुझे तब पता ही नहीं था। मिसिंग चिल्ड्रन का ट्रेल फॉलो करते करते मैं पूरा एंटी ट्रैफिकिंग का जो ये चेन है या फिर जो डॉट्स है, इसको मैं कनेक्ट करने लगी बहुत क्लियरली। तो मुझे ही उसको करने में 10 साल लगे, क्योंकि वो मिसिंग चिल्ड्रन से शुरू हुआ, फिर फॉलो हुआ होते होते पहले मुझे बेगिंग के बारे में पता लगा, फिर मुझे ड्रग्स ट्रैफिकिंग के बारे में पता लगा, फिर मुझे क्या बोलते हैं वो जो फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड पता लगा, फिर स्क्यूड सेक्स रेशियो पता लगा जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है। फिर पता लगा कि ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लड़कियों को लाके यहाँ पे अपने से डबल एज के आदमियों के साथ शादी हो जाती है। उसका भी एक डेमोग्राफिक, सोशल, पेट्रियार्कल बहुत सारे कारण है। तो वो करते करते मुझे 10 साल लगे। फिर उसके बाद जब काम करना शुरू की, तो मैं पहले रेस्क्यू में काम करती थी। फिर रेस्क्यू के बाद मैं प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन में काम करने लगी। मैक्सिमम द प्रॉब्लम इज दैट फिगर्स कोई स्पेसिफिक आपको नहीं दे सकता। हमारा जो ऑथेंटिक डेटा है, जिसको हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा बोलते हैं, उसमें भी आपको कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलेगा। आपको उसमें दिखेगा कि कुछ 100 नंबर है, जबकि ये बहुत फेक है। एक एक एनजीओ को शायद 15 से 30 केसेस मिलते होंगे महीने के, एक एक एनजीओ को 15 मिनिमम होगा, मैक्सिमम शायद 30-40 होगा। सो सोचिए, एक एनजीओ जो एंटी ट्रैफिकिंग में काम करते हैं, कितने हजार एनजीओ होंगे जो एंटी ट्रैफिकिंग में काम करते होंगे। प्रॉब्लम ये है, देखिए मेनली ना लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता कि कहीं ना कहीं किडनैपिंग हो, मिसिंग हो, वो ट्रैफिकिंग से रिलेट हो सकता है। लोग अभी भी नहीं समझते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वजह से क्या है कि जब हमें पता नहीं होता है, तो हम किसका दरवाजा दरवाजा खटखटाएं, वो भी बात है। हमको लगता है या तो भाग गई, या तो हमको लगता कि कुछ हो गया होगा, मतलब मौत हो गया होगा, या तो ऐसा लगता होगा कि ठीक है मौत हो गया होगा, या तो ऐसा लगता होगा कोई दुर्घटना हो गया होगा, या फिर मतलब हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग परस्यू नहीं करते, क्योंकि हमारा जो लीगल प्रोसेस है वो भी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग है। थाने जाना बार बार, और आपको पता है थाने जाने में कितना, मतलब हर कोई डरता है, पढ़े लिखे लोग भी डरते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थाने जाना। लोगों को लगता है हम थाने जाएंगे, हमने कुछ क्राइम किया होगा। आप खुद ही सोचिए, अब आपके घर में या मेरे घर में पुलिस वाला आ गया, मेरे घर में शायद मेरे आसपास जितने भी एडुकेटेड लोग हैं, कभी ये नहीं सोचेंगे कि कोई और भी कारण हो सकता है। उनको लगता होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये भी एक अंधविश्वास और मिथ बोलती हूँ मैं, जिसको अंधविश्वास नहीं बोलूंगी, एक मिथ है, परसेप्शन है। तो इस वजह से ये चीज बहुत बढ़ गया। तो स्पेसिफिक नंबर तो आपको कोई नहीं बोलेगा। आप डेटा उठा लो, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट उठा लो। ग्लोबली मानते हैं लोग कि अगर 100% बच्चों की या औरतों की ट्रैफिकिंग होती है तो 1% रेस्क्यू होता है। वो भी गलत है, माइनस में रेस्क्यू होता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ओके, सो मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि जितने भी किडनैपिंग के केसेस हो गए, मिसिंग के केसेस हो गए, या हमें पता नहीं चलता, लगता है कि डेथ हो गई होगी, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है, उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, जिसमें बहला फुसला के लोग उनको कहीं ले जाते हैं और हाँ फिर मल्टीपल पर्पज से उनको हाँ यूज किया हाँ, जाता है ये बेगिंग हो बेसिकली। सकता है,
प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है। सबसे लड़कियों का तो प्रोस्टिट्यूशन मोस्टली होता ही है, क्योंकि एक बार प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंसती है तो पता नहीं लगता। बेगिंग होता है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग है, अंगों को निकाल के बेचना हो गया, फोर्स लेबर हो गया, अलग अलग ब्रिकलिन्स में डालना, फैक्ट्रीज में डालना, बंधुआ मजदूरी करना, तो डेफिनेटली बहुत प्रतिशत इसमें जाते हैं। तो अगर मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूजुअली कोई भी रैकेट जब ये इसको कर रहा होता है या लोग जब इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो ये क्या प्रोसेस रहता है? मतलब मेरी क्यूरियोसिटी इस चीज को समझने में है कि आज एक लड़का या एक लड़की अपने घर में रहती है और वो उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है और फिर वो लेट्स से प्रोस्टिट्यूशन में है या स्लेवरी में है या बेगिंग में चली गई है या चला गया है। वहां से लेके जब वो अपने घर में अच्छी खासी ठीक ठाक रह रही थी तब से लेके और जो ये लास्ट स्टेज है जो उनके साथ फाइनली हो रहा है, ये कैसे रहता है? ये प्रोसेस कैसे रहता है? क्योंकि मुझे कई बार सोच के लगता है कि वापस क्यों नहीं चले जाते अगर गलती से आ जाते हैं तो, या कैसे इतना पॉसिबल है कि कोई किसी को कहीं से लेके कहीं आ गया और फिर उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया या स्लेवरी में डाल दिया। बट आपने ऑब्वियसली ये सब एक्सपीरियंस किया है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोसेस के बारे में जानने के लिए कि कैसे वर्क करती हैं ये चीजें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो भी तस्करी करते हैं आपको, वो आपको और मुझे तस्करी नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हम लोग वी आर अवेयर, हम लोग स्मार्ट है, हम लोग कुछ तरीका फाइंड करेंगे। ये लोग जो भी तस्करी करते हैं, ये लोग सबसे वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं। ऐसे लोग जो गरीब हो, ऐसे लोग जो अनपढ़ हो, ऐसे लोग जो बेरोजगार हो, ऐसे लोग जो नेचुरल कैलामिटीज बार इनसे अफेक्टेड हो मोस्टली, ठीक है, या फिर जो छोटे होते हैं एज में बहुत बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो जिनको फोन नंबर याद नहीं। तो मेनली सबसे इजी तरीका जो होता है वो है प्यार के झांसे में डालना। मतलब मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जैसे मैंने जिन लड़कियों को रेस्क्यू किया, किसी ने बोला कि दीदी एक रॉन्ग नंबर से फोन आया था। मैंने पहले दिन फोन काट दिया, दूसरे दिन फोन आया, फोन काट दिया, तीसरे दिन फोन आया, काट दिया, चौथे दिन मैं बात करने लगी। तो बात करते 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 थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर उस बंदे से, और ये कौन सी लड़कियां हैं जो एकदम गरीब तबके गांव की है, जिनका एक्सपोजर नहीं है किसी चीज में, मतलब वो गांव से बाहर गई नहीं, उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा, गरीब है ना। तो फिर वो मेला में ले जाते हैं, वो लड़के से बात करती है और लड़का एक दिन बोलता है कि चलो हम दिल्ली चलते हैं, चलो हम बॉम्बे चलते हैं, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो ना एक विश्वास हो जाता है, और वो लड़की किसी को नहीं बताती कि उस लड़के के टच में थी। वो जब घर छोड़ती है, कपड़ा लेके चली जाती है, लेकिन फोन छोड़ देती है। समझ रहे? फिर वो लड़का उसको मिलता है। अब जो लड़का उसको मिलता है, सोचिए अगर वो लड़का उसको कहीं पे बिहार से ही उसको वो मिला। अब वो जो दूसरा बंदा जो उसको ट्रेन में मिलेगा वो अलग है, जो उसको ट्रेन से उतारेगा अलग है, जो अच्छा। उसको बेचने ले जाएगा अलग है, और सबसे बड़ी बात है कोई किसी को नहीं जानता। तो मुद्दा ये है कि आप इस चेन को ब्रेक कैसे करते हैं। मैं आपके पास आई, आपको मैंने रीच आउट किया, फिर आपने किसी और को रीच आउट किया। ये तभी पॉसिबल है ना जब हम एक दूसरे को जानते हैं। अब मुद्दा है, इस पूरे रैकेट में कोई किसी को जानता नहीं, मतलब जानता होगा, दे के चला गया होगा, चले जाओ इसके साथ, या फिर तुम उधर खड़े रहो, वो उधर तुम्हें मिलेगा, ये होगा। लेकिन फोन नंबर कहाँ का है, समझ रहे? मोस्टली इसमें क्या होता है, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि जिसने आपसे फोन पे बात की से लेके जो आपको मिला इस एरिया में, जो आपको ट्रेन में मिला, किसी बंदे ने किसी को नहीं देखा, तो आप कैसे वो कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात है, इंसान भागेगा क्या? जब इंसान घर से निकलता है, वो इस सोच में निकलता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, ठीक है? तो जब तक वो डेस्टिनेशन, हम ट्रैफिकिंग में 3 चीज की बात बोलते हैं, सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब वो जगह जहां से एक लड़की को उठाया जाता है। जैसे वो बहुत, मतलब बाकी जो डेवलपिंग स्टेट्स है, जैसे असम हो गया, बिहार के कुछ क्षेत्र हो गए, उड़ीसा हो गए, बंगाल के कुछ क्षेत्र हो गए। तो क्या होता है, उन सब जगहों में मेनली मुद्दा ये है कि वो है सोर्स जहां से लड़कियों को उठाया जाता है। ट्रांजिट मतलब जिन जगहों से वो ट्रैवल करती है, और डेस्टिनेशन हो गया दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये, कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये जो पूरे रास्ते में आती रहती है, इनको ये लगता है कि हमारी तो किस्मत अच्छी है, हमारी तो शादी हो जाएगी, हमें हमें तो अच्छा नौकरी मिलेगा। जब ये दिल्ली बम्बई पहुंच भी जाते हैं, तब भी इनको नहीं पता लगता कि ये इस तस्करी के दलदल में फंस गए हैं, तब भी नहीं पता लगता। इनकी जब
ये जब बिक गए हैं, जब एक घर में पहुंच गए, तब भी नहीं पता लगता। जब इनके पास कोई कस्टमर आता है, तब इनको पता लगता है। रूम बंद है, फोन नहीं है, भाषा नहीं जानता अगला बंदा, कैसे आवाज उठाएगा आप बताइए। मतलब इट इज सच ए बिग नेक्सस। मतलब आप सोच सके, अब मेरी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, ठीक है। अब मेरे पास फोन है, मैं आपसे बात कर, आप सोचिए मुझे अगर एक रूम में कैद किया जाए और मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं भागूंगी कैसे? 24 घंटा मेरे ऊपर निगरानी रखा जाता है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? ये चीज इतना वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, इतना वेल थॉट ऑफ है कि आप इसको तोड़ने के लिए आपको हर एक पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, तभी इसको तोड़ना पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। हमने जितने भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, मैंने जितने भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, फोटो से, मोस्टली लड़कियों ने कस्टमर्स के फोन से फोन किया है मुझे, मोस्टली। जितने ओके, लड़कियों को मैंने, इन्फॉर्म करने के लिए। हाँ, कि हम इधर हैं, मुझे नहीं फोन किया, घर में फोन किया कि हम इधर हैं, हमको बचाइए। और सबसे बड़ी बात है, वो कस्टमर भी, तभी उसने कस्टमर के फोन से फोन किया है जब वो कस्टमर उसका भाषा बोलता है। अब कोई बंदा अगर सोचे नॉर्थ ईस्ट से है और कस्टमर हिंदी बोलता है, उसको समझाएगा कैसे? समझा तो नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो भी कस्टमर्स है, वो जब कोठे में जाते हैं, उनको तो लगता है लड़कियां मर्जी से कर रही है। सारे कस्टमर्स तो इतने सेंसिटिव और एम्पैथेटिक होते भी नहीं है ना, सुनने वाले करेक्ट। टाइप। तो वो लड़कियां तो वो भी भाप लेती है ना, कुछ कुछ कस्टमर्स कंप्लेन भी कर देते हैं, फिर लड़कियों की पिटाई होती है। तो मैं यही बोल रही हूँ आपको, यही है पूरा मतलब सीन। इसीलिए लड़कियां आवाज नहीं उठाती है। मुझे सुबह से शाम तक लोग पूछते रहते हैं कि मैडम लड़कियां आवाज क्यों नहीं उठाती। अरे लड़कियां क्यों आवाज उठाएगी? लड़कियों को तो एंड तक पता ही नहीं लगता कि उनकी तस्करी हो रही है, वो आवाज क्यों उठाएगी? वो तो अपने सपनों में है कि इस बंदे ने मुझे मेला से कुछ खरीद दिया है, इसने मुझे कपड़े दिला दिए हैं, ये इसने मुझे बर्गर खिला दिया है, ये कैसे मैं, समझ रहे हैं ना? तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ना ये जो रैकेट है इतने खुलेआम चलता है। तो मैम, ये जैसे आप बता रहे हो कि एक जगह से एक लड़का मिला, प्यार में फंसाया, फिर कोई ट्रेन में दूसरा मिला, फिर उसका एक कोई और मिला, तो यूजुअली आपके एक्सपीरियंस में जितने भी आपने केसेस देखे हैं, क्या ऐसा होता है कि जानने वाले लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि जैसे हमने सुना है कि रेप्स वगैरह में ज्यादातर केसेस निकल के आते हैं जिसमें कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेबल पर्सन होता है। क्या ट्रैफिकिंग में भी ऐसा होता है कि कोई ट्रस्टेबल पर्सन होता है जो यूजुअली हाँ जी, इन्वॉल्व हाँ होता जी, है? बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, रॉन्ग नंबर्स तो एक स्टोरी हो गया। आप एक बात बताइए, मैं सोचिए मैं किसी गांव में हूँ, ठीक है। अब दिल्ली में कोई धंधा चल रहा है, बेगिंग हो, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, फोर्स मैरिज, कुछ भी। उसको कैसे पता लगेगा कि इस गांव में बैठी हुई ये लड़की गरीब है, इसके घर में चीजें नहीं, कैसे पता? नहीं लग मेरे सकता। जान मेरे जान पहचान, रॉन्ग नंबर तो अलग केस हो गया, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे गांव का ही कोई होगा ना। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जब मासी ने तस्करी की, जीजाजी मासी ने ने। बेच जीजाजी ने बेच दिया, मामा जी ने बेच दिया, मामी ने बेच दिया। ये सब है हमारे देश में अभी भी। हम अभी आधुनिक गुलामी बोलते हैं उसको, हम मॉडर्न स्लेवरी। अब तो ट्रैफिकिंग के ऊपर मैं मॉडर्न स्लेवरी में काम करती हूँ। मैक्सिमम केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जानकार होता है और आप बेच, आप अननोन के साथ जाएंगे भी क्यों? अगर आपने किसी को, मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे बोला, दीदी पता है क्या, मुझे बोला क्या था कि चलो घूमने चलते हैं। उनके साथ में 1 महीना रही, फिर उन्होंने मुझे किसी के साथ भेजा, बोला कि इधर जाके घूम के आओ, उसने मेरी तस्करी कर दी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जानकार होते हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस, मैंने जितने भी केसेस में रेस्क्यू किए हैं या फिर जितने केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, 70% जान पहचान के लोग, 70 to 80%। और आप जो बोलते हो कि बेच दिया मतलब पैसे दे दिए और किसी को दे दिया कि अब ये तुम्हारी हो गई, ऐसे, या तुम्हारा हो गया, इस तरीके नहीं, से? जैसे जैसे हो गया, जैसे अब कोई गांव से उसको ले गया, लेके उसको दिल्ली ले गया, बम्बई ले गया, बोले कि ये लड़की है, इससे आप धंधा करवाओ, हमें 50,000 दो। उसने उसको 50,000 दे दी, उसमें कुछ मोल भाव होगा, 30, 40, 50, फाइनली जो फाइनल हुआ होगा दे दिया। फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है अगला बंदा किसको बेचेगा। मैंने तो ऐसे लड़कियों को भी रेस्क्यू की जो 15-15 बार भी की है। क्योंकि देखिए,
अनलाइक ड्रग्स एंड आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में इंसान को बार बार बेचा जा सकता है, ड्रग्स एंड आर्म्स को बार बार बेचा नहीं जा सकता। तो यही है। ओके, आपने किसी ने किसी को बेचा, फिर आगे उसने किसी और को बेच दिया, फिर ऐसे ऐसे होता रहता जहां है, जहां बेचते वो रहते हैं। जाते जैसे रहे। मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम और किसी को, अब मेरी मेरी जितनी कमाई होनी थी इससे हो गई, अब ये पुरानी हो गई, अब इसको भगाओ, ये वाला मेंटालिटी है। फिर किसी ओके, ने खरीद लिया, फिर किसी ने खरीद लिया। ये बहुत मतलब क्या बोलती हूँ, बहुत पैथेटिक, इनह्यूमन, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ये है जो है वो है, सच है बस। मैम किस किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं यूजुअली? ये किस एज ग्रुप से होना यूजुअली स्टार्ट होता है और किस एज ग्रुप तक होता है? मोस्टली माइनर लड़कियां होती है, 13, 14, 15, 16। अब तो मुझे 8-9 साल के भी बच्चे दिखने लगे। 8-9 साल की लड़कियों को ले जाके प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हाँ, हैं, प्रिपेयर प्रोस्टिट्यूशन करते में होंगे। अभी तो एक केस आया हुआ था ना, मैं राज्य नहीं बताऊंगी, बट एक केस आया हुआ था जहाँ पे बहुत कॉमन हो रहा था कि जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियां पढ़ती है, सरकारी स्कूल्स में लड़कियां पढ़ती है, आपको पता होगा मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट होता जी है। जी। मिड डे मील के बाद, मतलब मिड डे मील कोई कोई संस्था देता है स्कूल में। जो संस्था दे रही थी, उस संस्था में एक जैसे तैसे करके एक बदमाश लड़की इन्वॉल्व हो गई, मतलब घुस गई। होता है ना, बहुत सारे स्टाफ है तो पता नहीं लगता। उसने क्या किया, स्कूल से बच्चों को, वो जो जिसमें दाल आता है, चावल आता है, बड़े बड़े जो आते हैं ना, टीन के बड़े बड़े डब्बे, उसमें एक लड़की की तस्करी कर दी उसने, मतलब भेज दिया। सोचिए, 9 साल की लड़की, 8-9 साल की लड़की, उनको एक ऐसे राज्य में भेजा जा रहा है एक औरत के पास, और उसके पास एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर 3 महीना उन बच्चों को इंजेक्शन देता है। 8 साल की लड़की, 8-9 साल की लड़की, 13-14 साल की लड़की का जैसा बॉडी डेवलप हो जाता है, हार्मोनल डेवलपमेंट, फिर उसको ओह, मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। और ओके। सोचिए, इससे पूरा गांव चलता है, शांजी, इससे पूरा गांव चलता है। ये जो लड़कियों को मिडिल ईस्ट बेचना, एक बंदा है जो जो जाली पासपोर्ट बनाता है, एक बंदा है जो इंजेक्शंस लगाता है, एक बंदा है जो लड़कियों को उठाता है, एक बंदा है जो लड़कियों को अपने पास रखता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मिडिल ईस्ट में लोग हैं जो बेचते हैं। इंसानियत कहाँ गई है बताइए? और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। एक पूरा गांव इस धंधे से पूरे गांव का खर्चा निकाल रहा है, सोच सकते हैं आप? और इसका एपिसोड भी आया हुआ है क्राइम पेट्रोल में, मैं आपको खत्म होने के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इंसानियत किस लेवल तक गिर चुकी है, आप सोच नहीं सकते। और पहले हमें लगता था कि सिर्फ जो लड़कियां थोड़ी मतलब प्यूबर्टी में आती है उनके साथ होता है, अभी नहीं, तो छोटे छोटे लोगों को भी उठाने लगे ये लोग, 8, 9, 10 सबको उठाने लगे। जितना कम एज उतना डिमांड। थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताइए, जब यूजुअली जो भी थोड़ा दो तीन चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो एक तो आपने बताया कि जो ये ट्रैफिकिंग होती है, कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेगिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्लेवरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। सो एक एक करके मैं पिक करता हूँ। पहले प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि आप अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि यूजुअली ये जो लड़कियां होती हैं, ये किस कंडीशन में यूजुअली रहती हैं कोठों में जहाँ इनको रखा जाता है? अगर आप थोड़ा सा अपना आंखों देखा बता पाए। और दूसरा, देखिए, हर तरफ का हर तरह डिपेंड करता है। जो लड़कियां एग्री नहीं करती उनकी हालत बहुत बुरी होती है, मार पिटाई, टॉर्चर होता है। खाने को खाना दिया जाता है, बट दिन में 4-5 क्लाइंट उनके पास आती है। जो लड़कियां राजी हो जाती है उनको फिर भी उनके ऊपर थोड़ा दया आता है, बट जो लड़कियां राजी राजी नहीं होती, प्रोस्टिट्यूशन अलग अलग होता है। कभी कोठों में हो गया, होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इंसान अपने पास रखता है, बहुत अलग अलग तरीके। मोस्टली कंडीशन खराब होती है क्योंकि इनका कोई से नहीं, ये गुलाम की तरह है इनकी जिंदगी। इनको अगर कस्टमर आएगा तो इनको कस्टमर के साथ जाना ही पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनको इनकी मर्जी हो ना हो। और मोस्टली तो मर्जी नहीं होती। तो बहुत बदतर लाइफ है, मतलब ऐसी लाइफ है कि अनइमेजिनेबल, आप सोच नहीं सकते, बहुत खराब लाइफ है। और आप जब आप अभी बात करते करते आप बोल रहे थे कि 4 से 5 कस्टमर्स आते हैं, तो डू यू मीन कि ये 5 बार सेक्सुअल एक्टिविटी में पूरे दिन में यस इन्वॉल्व यस होती हैं? यस यस, मेरे पास ऐसी भी लड़की है जो दिन में 8 कस्टमर आते हैं मेरे पास। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लड़कियों को शराब, नशा दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये लड़कियां कैनॉट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मोस्टली दे आर ड्रग्ड, या तो शराब लेते हैं या फिर कोई सिंथेटिक ड्रग्स लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं। मतलब बेसिकली इनको एडिक्ट
एडिक्ट किया जाता है, एडिक्शन किया जाता है, बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन लोगों को एडिक्शन कराया जाता है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज। तो यूजुअली जब आप इन लोग, मतलब मैं रेस्क्यू पे भी आऊंगा इसके बाद, बट यूजुअली जब आप इनको मिलते हो पहली बार, या आप तो बहुतों को देख पाए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने, जैसे आपने बताया, जो अब एग्री कर चुके हैं उस चीज के लिए, अब नहीं वो करते, ठीक है, उस लाइफ से एडजस्ट कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ या फैमिली लाइफ क्या होती है उन लोगों की? मतलब आई नो कुछ लोग तो चलो एग्री नहीं कर रहे, जिनको बहुत परेशान किया जा रहा है जो आप बता रहे हो, बट लड़कियां होंगी जो 5-5 साल से 10-10 साल से यही कर रही हैं, सकम कर दिया है, मान गई है कि ठीक है यही करना है। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई 7 या 8 बार या 5 बार दिन में ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो व्हाट हैव यू लर्न अबाउट देयर मेंटल हेल्थ या देयर फैमिली लाइफ? क्योंकि एक टाइम के बाद तो शायद वापस वो कनेक्ट कर पाती होंगी या अपनी खुद की कुछ फैमिली नहीं लाइफ देखिए, बना पाती मोस्टली होंगी। मोस्टली मोस्टली मेंटल हेल्थ की बैंड बची रहती है। चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। मोस्टली जो लोग तस्करी के शिकार होते हैं, बहुत साल तक अगर इसमें रह जाते हैं, तो वो खुद ही तस्कर बन जाते हैं। इट्स लाइक रैगिंग, कि उनके साथ गलत हुआ, उनको बेचा गया, अब वो भी लड़कियों को इसी तरह लाते हैं। क्योंकि यही है ना, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस ना, ये होता है। दूसरी बात है, एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, मैक्सिमम औरतों से जिनसे मैं मिली हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैक्सिमम उनको बच्चे चाहिए होते हैं। बिकॉज उनको लगता है उनका कोई नहीं है, तो बच्चा हो जाएगा तो बच्चा उनको अपना मानेगा। तो ये होता है, बच्चे चाहिए होते हैं। ये होता है सेकंड। और तीसरा है कि फैमिली में वापस जाते हैं। हाँ, कोई पति बना लेता है तो जाता है, बट मैंने कभी नहीं देखा है कि फैमिली उनको अपनाती है। फैमिली के अपनाने का कोई चांस ही नहीं, दूर दूर तक फैमिली नहीं अपनाती। अगर पता लगती है कि ये है, तो मतलब इस धंधे में है तो। और आपने बताया कि बच्चे चाहते हैं, तो अब ये अगर उस स्टेट में रह के बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उन बच्चों का फिर क्या होता है? वो कहाँ रहते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई, आगे उनकी देखिए, लाइफ? मोस्टली जो यंग, जिन लोगों को मैंने रेस्क्यू किया, वो बच्चे नहीं चाहते। जो बहुत साल से रहते हैं वो बच्चे चाहते हैं, लेकिन वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके बच्चे इस दलदल में ना पड़े। उनका ये बहुत अच्छा सोच है कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्रोस्टिट्यूशन करे या पिंपिंग करे, लड़का हो या लड़की, वो नहीं डालते। इसीलिए बहुत सारे संस्थाओं इसमें काम कर रही है कि बच्चे सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन और पिंपिंग ना हो। ओके, तो मतलब उनको दूर रखेंगी वो अपने वो बहुत इस सीरियस है, और पूरे ये उससे। चीज के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो सहा वो उनके बच्चों से क्यों वो करे। तो ये बहुत अच्छी सोच है, नहीं करते हैं। मेरे जान पहचान में मैंने किसी औरत को ऐसा नहीं देखा जिसने अपने बेटे को या बेटी को इसमें डाला होगा। अगर कोई डल गया हो या डल गई होगी, तो ये भी कोई मजबूरी या किसी के बदमाशी के चक्कर में ही होती होगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, वो भी तो इंसान ही है। और वो करते हैं बिकॉज आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास कोई चारा नहीं होता। कोई अपने मन मर्जी से ये काम नहीं करना चाहता। फाइनेंशियली जैसे कुछ लोग जो ये काम करने लग गए, सकम हो गए, वो चीज उस चीज को मतलब मान चुके हैं, फाइनेंशियली क्या मतलब, इज इट लुक्रेटिव फॉर देम फाइनेंशियली, या फिर बिकॉज अभी भी ये स्लेवरी सिचुएशन में ही है, तो शरीर तो उनका इस्तेमाल हो रहा है बट पैसा कोई और ही कमा रहा है? मतलब पैसे की हायरार्की कैसे चलती है यहाँ पे? देखिए, अगर कोई बंदा खुद धंधा करता है तो उसके पास तो पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। अगर वो किसी और से धंधा कराते हैं 10-15 लोगों से, तभी उसके पास पैसे होंगे। क्योंकि मुद्दा है, उसको कितना मिलेगा, 500-1000 डिपेंड करता है। और इसीलिए लोग मैडम होने के लिए बहुत ज्यादा, कोठा ओनर, मैडम, ब्रोथल मैनेजर, ये सब बनने के लिए और होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे घर हो गया, घर में 4-5 लड़कियां रख लिया, एक लड़की के पास 5 कस्टमर भेज दिया। 5 लड़की के पास कितने हो गए, 25 कस्टमर। 25 कस्टमर अगर 500-500 रुपए दे तो कितना हो गया, दिन का पूरा कमाई हो गया। 12-12.5 हाँ हाँ, सो इसीलिए लोग यही करते हैं। लोगों का काम है, खुद से काम करने से इतना पैसा है नहीं, इसीलिए लोगों से धंधा करवाते हैं। तो ये मुद्दा है। ओके, तो जैसे अभी तक जो आपने बात की, आई थिंक आप सारे उन ब्रॉथल्स की बात कर रहे हो अभी तक जो, जैसे मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है जीबी रोड है, और भी हर सिटी में एक ना एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बट जैसे हमें पता है कि एक थोड़ा प्रीमियम प्रोस्टिट्यूशन भी चलता है हर सिटी में, हर मॉल में अनफॉर्चुनेटली मसाज पार्लर्स हैं जहाँ पर ये सारी हरकतें होती हैं। क्या ये लड़कियां भी वहीं से लाई जाती हैं, सेम सिस्टम फॉलो होता है, या ये लोग नहीं 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 नहीं, एग्रीड ये कंडीशन में लड़कियां होते नहीं। हैं? देखिए, देयर आर डिफरेंट वेज। बहुत सारी लड़कियां मसाज पार्लर्स, स्पास ज्वाइन करती है टू वर्क। उसके साथ एक्सटेंडेड चीजें उनको करना पड़ता है, डिपेंड करता है। तो
मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला आप स्पास में रेड क्यों नहीं करते मसाज पार्लर्स में, क्योंकि मुझे कभी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि ये लड़कियां मजबूरी में कर। अब मुद्दा ये है, अगर आप अपने शरीर के साथ कुछ भी करते हो ये अपना पर्सनल चॉइस है, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन आप अगर किसी और से धंधा करा रहे हो तो मुझे वो बंद करना है, समझ रहे हैं ना। तो मुद्दा ये है कि प्रूफ नहीं होता ना आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। तो हाँ, और मसाज पार्लर में और इन सब जगहों में लड़कियां इन डायरेक्टली नहीं आती इनसे, क्योंकि देखिए मसाज पार्लर में कोई भी जा सकता है, कभी भी पुलिस घुस सकती है, कोई भी जा सकता है। कोर्टों में ढूंढना मुश्किल है, मसाज पार्लर तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, आपके पास एड्रेस होगा आप जाएंगे। तो अगर मजबूरी में कोई होगा तो उसको तो निकाल ही लेंगे, राइट। तो ये भी थोड़ा ना, जितना मतलब बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उतना ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, बहुत ग्रे एरिया एक्चुअली। ठीक है, एक बार थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करते हैं। आई थिंक आपने काफी सारे रेस्क्यूज में पार्टिसिपेट किया है। जस्ट में मतलब मोर देन ऑब्वियसली आप अगर थोड़ा विजुअल्स भी बता पाए कि आपने क्या देखा है अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में, तो दैट विल हेल्प द मतलब ऑडियंस अंडरस्टैंड कि कितना टफ सिचुएशन वो होती है। बट अगर आप थोड़ा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता पाओ कि आप किसी को रेस्क्यू करने जाते हो, आपके पास लीड कैसे आती है, फिर आप खुद जाते हो या किसी के साथ जाते हो, और कैसे होता है रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनली। देखिए मेरे पास लीड की बात नहीं है, लीड अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, पुलिस से आता है, ओके। एनजीओ से आता है, अलग अलग सोर्सेस से आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ही जाती हूँ, लेकिन कोई और संस्थाएं भी होती है, मैं भी जाती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुलिस होती है, बिना पुलिस के आप रेस्क्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉ एनफोर्समेंट नहीं हो। आप चाहे कितने भी बड़े एक्टिविस्ट हो, आप किस अधिकार से किसी के घर में जाएंगे। अब अगर आप अभी सोचिए, आपकी बात बताओ या मेरी बात बताओ, अब मैं आपके घर में आके बिना वारंट के सर्च कर सकती हूँ? क्या नहीं कर अथॉरिटी? सकते। ये हो गया ना, आपके घर में जोर जबरदस्ती घुस के बदमाशी करनी। तो बिना पुलिस के जा नहीं सकते, पुलिस के साथ ही जाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं से, फिर हम उसका वेरीफाई करते हैं कि वो एड्रेस है क्या, क्योंकि अंदर जाके इंसान का तो वेरीफाई करना मुश्किल है। उसके बाद उस एरिया में जाके रेड किया जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, बट पुलिस के साथ जाना पड़ेगा। आप कहीं पे भी जाइए, आप किसी कोठे में जाइए, किसी के घर में जाइए, किसी फोर्स लेबर के मैटर में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको पुलिस के साथ जाना पड़ेगा। विदाउट लॉ एनफोर्समेंट आप नहीं जा सकते। तो रेड यूजुअली रेड कैसे वर्क करती है, मतलब आप क्या क्या सिचुएशंस आती हैं आपके सामने रेड में, क्योंकि सुनने में और तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रिस्की काम देखिए है। सिचुएशन की बात नहीं है, डिपेंड होता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कि ये बच्चा इस घर में है, इससे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को बोलते हैं आप चलिए हमको वेरीफाई करना है, पुलिस चलती है, फिर उस घर में जाते हैं, जाके अगर देखते हैं क्या केस है, उसके बाद अगर बंधुआ मजदूरी है तो केस होता है, अगर बंधुआ मजदूरी नहीं है तो फिर बच्चे को पूछते हैं, एडल्ट है या माइनर है, फिर उसको निकाल के लाते हैं। प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुद्दा ये है कि इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कंप्लेन डालना होता है, एफआईआर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद लोकल पुलिस के साथ जब आप वेरीफाई करते हो, फिर रेड करते हो। रेड मतलब क्या? वेरीफाई करना उस घर में है क्या, क्या गलत हो रहा है, क्या चल रहा है, तो यही होता है प्रोसेस। ओके, तो घरों में तो मैं फिर भी समझता हूँ कि एक बार को हो सकता है इट्स नॉट दैट रिस्की। बट अगर हम एक बिल्कुल किसी रेड लाइट एरिया की बात करें, तो वहां पर तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो इसी चीज से बचने के लिए वहां पे रखे जाते होंगे कि कभी कोई पुलिस आए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वायलेंस क्रिएट हो पाए, या पता नहीं कितने वेल कनेक्टेड लोग होते होंगे जो एक ब्रॉथल को रन करते हैं, एक कोठे को रन करते हैं। तो देखिए व्हेन यू आर इन। ब्रोथल में वायलेंस होना फिर भी मैंने देखा है, फिर भी कम देखा है, देखा है कम देखा है, दोनों बोलूंगी। जिस लेवल का बदमाशी लोग घर में करते हैं, उस लेवल का बदमाशी मैंने बहुत कम ही ब्रोथल में देखा है। जिस लेवल का टॉर्चर बच्चों के साथ किया जाता है लेबर मैटर्स में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप सुनेंगे तो। मतलब बहुत ट्रिगरिंग है, बता मतलब पूरे बॉडी में मारना, पीटना, इन्फेक्शंस होना, छाती में लात मारना, मतलब ये सब, मतलब कुछ इंस्टेंसेस है, मैं सारे डिटेल्स नहीं बता सकती बिकॉज बहुत ज्यादा सुनने में बहुत मतलब खतरनाक से खतरनाक वायलेंस घर में बच्चों के साथ, जिनको हम बोलते हैं ना घर का साफ सफाई के लिए रखते हैं, उनके साथ होती है। और ये कौन करते? पढ़े लिखे लोग करते हैं। और ओके। इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह। आप न्यूज़पेपर उठा लो, मैं आपको बहुत केसेस भेजूंगी, आप देख लेना किस लेवल का टॉर्चर करते हो घर में। खाना ना देना, सड़ा हुआ खाना देना, बाथरूम में खाना फेंक देना, उनको बोलना कि एनिमल्स जैसे चाटते हैं वैसे चाट के खाओ। मतलब क्या मैं बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से बोलूं। सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज, रेप करना, मार पिटाई करना,
डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, हर तरह का अब्यूज करना। देखिए ब्रोथल, अगेन आपको बता दूं, ब्रोथल में वायलेंस होता है, लेकिन मैंने जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, मैंने देखा है लड़कियों को ड्रग्ड होती है, एडिक्टेड होती है, अल्कोहल होती है, लेकिन मुझे आज तक ब्रोथल में कोई इतनी डिफॉर्म्ड लड़कियां नहीं मिली जितनी मुझे घर से लड़कियां मिली है डिफॉर्म्ड। सारे सारे बॉडीज में मिले हैं, मुझे ब्रोथल से भी मिले हैं, ये नहीं बोलती कि नहीं मिले, मिले हैं, होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन से मिले, लेकिन जो घर से जो मिले, लेबरर के केस, सारे शरीर में कट मार्क्स। मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब बदतर से बदतर कंडीशन। 15-15 दिन खाना ना देना, रूम में लॉक कर देना, वो अलमारी में लॉक कर देना, मारना, हर घर के हर चीज से मार, चाहे वो काठ का कुछ हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए कि ये फिजिकल नहीं है, ये हर हर एंगल का टॉर्चर है। और फिर जब उनको निकालते हैं, वो बच्चियों को साल साल लग जाता है नॉर्मल होने में। तो ट्रॉमा, इतना ट्रॉमा मिलता है उनको। नहीं तो क्या प्रोसेस है बेसिकली दोनों चीज़ों का? फॉर एग्जांपल आपने किसी को प्रोस्टिट्यूशन से निकाला या आपने किसी को स्लेवरी से निकाला मान लीजिए, और उसके बाद जो अभी हम शायद ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि यूजुअली जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है या इनको नॉर्मल लाइफ में लाने का प्रोसेस है, वो कितना डिफिकल्ट है या वो कितना चैलेंजिंग है, और क्या ये इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वापस से, ऑब्वियसली स्लेवरी में शायद कोई दोबारा नहीं जाएगा, बट खासकर प्रोस्टिट्यूशन में क्या ऐसे चांसेस हैं कि वापस से उस डायरेक्शन में ये लोग चले जाएं क्योंकि नहीं नॉर्मल लाइफ में आ पा रहे या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही? देखिए प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ईशान जी, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, इतना डिफिकल्ट है कि मतलब जितना बोलूं उतना कम है। क्योंकि जब ये रेस्क्यू होती है उसके बाद तो इनको बार बार क्या हुआ बताओ थानों में पूछा जाता है। फिर किसी की गलती नहीं है, प्रोसेस ही इतना एग्जॉस्टिंग है। मैं किसी बॉडी को पॉइंट आउट नहीं करती, प्रोसेस ही इतना मतलब ट्रॉमेटिक है, बार बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। इस इंसान को जितनी बार आप पूछोगी उतना उस पुराने माहौल में चला जाएगा वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, द प्रोसेस, घर वाले, आसपास के लोग, कहाँ से आई, क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, ये सब। और सबसे बड़ी बात है, हम काउंसलिंग लड़के की करते हैं, लड़की की करते हैं, समाज की काउंसलिंग क्यों नहीं करते? अब किसी की तस्करी होगी तो उसकी गलती नहीं है ना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। समाज की हम काउंसलिंग नहीं करती। मोस्टली लड़कियों के केस में शादी करा देते हैं, शादी कराने के बाद क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में पति को बताते भी नहीं है कि तस्करी हुई है। पति को पता लगता है, पति छोड़ देता है, 2 बच्चे हैं। तो इट इज ए लाइफ लॉन्ग टॉर्चर। अगर आपने उस बच्चे का, लड़की हो लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी, उसकी अगर रिहैबिलिटेशन नहीं करी, मैं रिहैबिलिटेशन ये नहीं बोलती कि काउंसलिंग करना से, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, साइको सोशल मेंटल इमोशनल हेल्थ, कुछ नहीं होगा। और जितने भी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस पे, देन मैं थोड़ी सी बात चाइल्ड लेबर और बेगर्स पे करना चाहता हूँ कि बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ द पीपल लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन इंक्लूडिंग मी, आई हैव नॉट सीन अ रेड लाइट एरिया मेरी आंखों से कभी। मैंने देखा है वो इंडिया के बाहर देखा है एक बार मैंने रेड लाइट एरिया, बट वो बहुत ही फैशनेबल रेड लाइट नॉर्मल एरियाज है, होते मैं हैं। आपको बताऊं ईशान जी, इतना हाँ, नॉर्मल कैसा है, होता है? वो बहुत ही नॉर्मल है। नीचे दुकान होते हैं, ऊपर रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया मतलब क्या, ऊपर लड़कियां रहती है, बहुत ही नॉर्मल होता है ये सब। इंसान के दिमाग में इतना बड़ा वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, अंधविश्वास की, पता नहीं कैसा होगा। नॉर्मल है, नॉर्मल रास्तों की तरह है। अब दिल्ली का रेड लाइट एरिया ले लिए, मेरठ का रेड लाइट एरिया ले लीजिए, नागपुर का रेड लाइट एरिया ले लीजिए, नॉर्मल एरिया है, घर है, लड़कियां रहती है। बस यही है कि उनके पास डेजिग्नेटेड है कि यहीं पे ये गंदा काम होता है, यहाँ पे लड़की रहती है, बस। पर जैसे मैंने सुना है कि बहुत छोटे कमरे होते हैं, हाँ हिलने वो की तो भी है। जगह नहीं होती बिल्कुल, और वहां पर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो और ज्यादा ट्रोमेटिक ट्रोमेटिक हो जाता है। इज इट लाइक हर जगह, मतलब क्या इसी तरीके से ऑपरेट करता है कि बस एक बेड की जगह है, बस यही हाँ ऑपरेशन हो सकता है, ना हाँ कमरा हाँ, है ना एकदम खिड़की है, कुछ भी नहीं है एकदम बेसिकली? एकदम सही बात है। नीचे एक रूम होगा जहाँ पे लड़कियों को आप चूज कर सकते हैं, ऊपर जा जाके छोटे 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 5-6 कमरे होंगे, उसमें सिर्फ एक बेड घुसा, बेड फोर्सिवली एंटर किया होगा और कुछ नहीं होता। ये सही बात है। बाथरूम्स होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। देखिए आप सोचिए, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता, खाने का वो नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट वहां पे रहना। मानसिक उत्पीड़न से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए शारीरिक उत्पीड़न तो होता ही है, प्लस मानसिक उत्पीड़न। एक एक कमरों में 30-30 लड़कियां
बैठती है जब आप जाते हो। 30 से 40 लड़कियां जब आप जाते हो एज ए कस्टमर चूज करने, आपको 30 से 40 लड़कियां मिल गई जिसको आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बहुत ही गंदा होता है जगह, नॉट इन टर्म्स ऑफ, तो मतलब तो क्लीन हाइजीनिक नहीं होता, बहुत दिक्कत है, ऑफ कोर्स है, बहुत है। जो दूसरे कुछ यूजेस हैं मतलब ऐसे लोगों के जिनकी तस्करी हो जाती है, उसमें आई थिंक जो बहुत ही कॉमन हमें दिखता है, आई थिंक बहुत सारे हैं, बट जो बिल्कुल कॉमन दिखता है वो है बेगर्स। जो हमें रोड पे बहुत सारे लोग, बच्चे खासकर भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। ये लोग, क्योंकि ये तो प्यार में फुसला के लाए हुए लोग नहीं है, बच्चे हैं या बड़े भी लोग हैं कई जो ये कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इस सेगमेंट की बात करें, तो अगर मैं यूजुअली किसी बेगर को देखता हूं, तो आप जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कितना परसेंट चांस है कि वो फोर्सफुली ही वो काम कर रहा है, उसको लाया गया है और फोर्सफुली करवाया जा रहा है, देखिए और डिपेंड करता ये है, कैसे रन करता है प्रोसेस? ये हाँ। बहुत डिपेंड करता है। देखिए मोस्टली फोर्सफुली भी होता है, एक पेशा भी हो जाता है, लाइक ए प्रोफेशन। मोस्टली जो भी बेगर्स होते हैं, अगर दिल्ली का बेगर हुआ तो दिल्ली में नहीं रहता, वो बॉम्बे में रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा क्योंकि बाहर रहता है। बेगर का भी एक बेगर माफिया वाला सॉर्ट ऑफ है। एक बड़े वाले वैन में बेगर्स को लाया जाएगा, अलग अलग रेड लाइट में डाला जाएगा। जिनके हाथ टूटे हुए उनके लिए इतना रेट है, जो अंधे इतना रेट है। वो भी एक अलग नेक्सस है, उसमें भी अलग लेवल है, लेकिन आप पता नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट नहीं होती ना, आप पता नहीं कर सकते। दिल्ली में कितनी जगह है नो बेगिंग जोन, नो बेगिंग जोन, हम कितनी बार रेस्क्यू कर चुके हैं, उनको वापस भेज देते हैं, फिर वो भीख मांगते हैं। तो बेगिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि मतलब कंप्लेन के बिना आप कितना रेस्क्यू करोगे, फिर से वो वापस हो जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, वो वापस इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कोई रोजगार का तरीका नहीं मिलता, घूम फिर के ना वो रोजगार में ही आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने भी बहुत रेस्क्यू किया है बेगिंग में। मैं ज्यादातर नहीं बताती इस बारे में, लेकिन मैंने बहुत रेस्क्यू किया, लेकिन फिर से मुझे उसी जगह में वो बच्चा दिखा बेगिंग करते हुए। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिजिकल असॉल्ट वगैरह होते हुए देखा है आपने इन बच्चों पे या इन लोगों हाँ पे हाँ जो हाँ बेगिंग करते हैं? हाँ, जैसे मेरे सामने। पहले हम सुनते थे कि किसी की हाथ काट देते हैं, आंख निकाल नहीं, देते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं ऐसा कर देखा, देते हैं। ऐसा ऐसा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन टॉर्चर तो होता है। मेरे सामने नहीं होता, लेकिन टॉर्चर तो होता है, मार पिटाई होती है कि तुमको 100 रुपए दिन का कमाना पड़ेगा, 500 रुपए दिन का कमाना पड़ेगा, इस एरिया में इस तरह के रहना पड़ेगा, उस एरिया में उस तरह रहना पड़ेगा। डिपेंड करता है, वो केसेस वाइज केसेस है। अभी मैं दिल्ली का कौन सा एरिया है मुझे याद नहीं है, काफी पुरानी बात है। एक लड़की देखती थी मैं, उसका लड़की का जो ऊपर वाला होठ है हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो हर हफ्ते देखती थी, तो मुझे लगता था यार हर हफ्ते इसका होठ सूजा हुआ है, 4 हफ्ते मैंने देखे। कभी अभी इंसान का कोई जख्म होता है तो रिकवर होता है ना। तो फिर मुझे कहीं से मैंने अपने किसी इन्फॉर्मर से पता किया कि उसकी माँ हर सोमवार उसके मुंह में घुसा मार देती ताकि होठ सूज जाए, ताकि उसकी पैसे कमाई हुई। फिर पता लगा कि वो माँ है ही नहीं, कोई फेक औरत है। तो मुद्दा ये भी बहुत बड़ा एक नेक्सस है, समझ रहे हैं ना? इसमें बहुत मुश्किल है काम करना। तो ये लोग, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि बेगिंग करने आते हैं, तो आजकल हम पैसे वगैरह लोग देना प्रेफर नहीं करते, उनको लगता है कि ये प्रोफेशन है, इनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। बट अगर हम उन्हें नहीं भी पैसा देते, तो भी तो जब वो वापस जाते होंगे अपने मतलब मालिकों के पास, तो उनकी उतनी ही पिटाई होती होगी। मतलब यू बीइंग देयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या जब ये लोग भीख मांगने आते हैं तो क्या हमें पैसे देना चाहिए, खाने को देना देखिए चाहिए, घूम कुछ फिर के रिपोर्ट ये लोग करना का चाहिए? रिपोर्ट आप करेंगे, लेकिन आपको भी पता होना पड़ेगा कि आप रिपोर्ट करेंगे, इनको सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस करेंगे, बाल कल्याण समिति के सामने, वो उनको शेल्टर होम में डालेंगे। कितने दिन शेल्टर होम में रहेंगे? उधर भी नहीं रह सकते ये लोग, क्योंकि ये बाहर घूमते रहते हैं बहुत। देखिए ये सिस्टमिक चेंज होना पड़ेगा बहुत सारी चीजों में। इनका आप कैसे रिहेबिलिटेशन करेंगे? मोस्टली बच्चे डेंड्राइट सूंघते हैं, सीपी में आपको दिखते होंगे बच्चे डेंड्राइट सूंघते हैं, कुछ कुछ सूंघते हैं, पता नहीं क्या फेविकोल वेविकोल सूंघते हैं। तो ये तो मोस्टली एडिक्टेड बच्चे होते हैं। तो ये बेगिंग से बच्चों को निकालना एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस। एवरीबॉडी हैज टू गेट टुगेदर, सबको साथ में जुड़ के कुछ करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल। एंड शुड वी, मतलब क्या हमें इनको, जब ये मैं भीख तो मांगने पैसे आते हैं नहीं तो देती, देना मैं चाहिए? बताती हूँ, मैं तो पैसे नहीं देती। मुझे नहीं पता बाद में क्या होता है, मैं तो बोलती हूँ कि भूख लगा है, चलो खाना खिलाते हैं। पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उस पैसे का क्या होगा। मुझे नहीं पता उस पैसे से वो ड्रग्स खरीदेगा, क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। और मैं फोकस्ड बेगिंग पे मैंने काम नहीं किया। बहुत लोग काम करते हैं, पर मैंने मतलब मेरा जो फोकस रहा है मोस्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहा है। बेगिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैंने कंप्लीट फोकस कभी बेगिंग में काम नहीं किया है, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स मेरा एरिया वो नहीं था। लेकिन उसमें भी बहुत अलग अलग हायरार्की है, बेगिंग में भी बहुत ज्यादा मतलब हायरार्की। उसमें जाएंगे तो उसमें आपको अलग ही लेवल का वो देखेगा।
मैं आपका एक इंटरव्यू तो नहीं, शायद आपका जोश टॉक का मैं एक क्लिप देख रहा था। आपने जब आप शायद कुछ एक साल पुराना क्लिप है, आप कुछ बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ महीने पुराना, जहाँ पे आपने दो चीज़ों के बारे में बात की है। आपने कपड़ों के बारे में बात की है, ब्रांड्स के बारे में, और आप थोड़ा बात कर रहे थे अबाउट डायमंड्स एंड ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को इस इंडस्ट्री में जो स्लेवरी और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि लोग थोड़ा अवेयर हो कि वो जो मैं आज शायद शर्ट पहन के बैठा हूँ, या जो कोई डायमंड पहन के बैठता है, पीछे उसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है एक्चुअली। देखिए, कोई भी कपड़े पहनते हैं, कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे एक लेबर होता है उस चीज को बनाने में। फास्ट फैशन करके एक फास्ट फैशन ब्रांड है जो एक्सपेंसिव है और जो बहुत वायर आउट हो जाए, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसमें ज्यादातर बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। क्योंकि देखो, बच्चों को एम्प्लॉय करेंगे तो बच्चे आवाज नहीं उठाएंगे, लंबे घंटों तक काम करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कपड़ों की इंडस्ट्री हो, डायमंड इंडस्ट्री हो, मैंने डायमंड इंडस्ट्री में बच्चों का देखा है जिनके नाखून नहीं है डायमंड पॉलिश करते करते। तो चाहे डायमंड हो, चाहे कपड़े हो, चाहे क्रैकर हो, जो इतना तो हम दिवाली में क्रैकर फोड़ते हैं। कितने बच्चे वो जब क्रैकर हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ में क्रैकर फूट जाते हैं केमिकल्स की वजह से, और वो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो मेरा सिर्फ सबसे यही कहना है, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, प्लीज देखिए एज ए कंज्यूमर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं क्रैकर हो, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो बिंदी हो, हर फैक्ट्री में, चाहे वो क्या बोलते हैं ब्रिकलिन, जहाँ पे वो बोलते हैं ईट ईट बनती है हमारे घर के लिए, हमेशा याद रखना हर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेबर बच्चों को जाता है। और ये सब सब मैक्सिमम ट्रैफिकिंग से लाए हुए बच्चे हैं, फोर्सफुली जिनसे ये ऐसा सब करवाया जा पूरा रहा है। सारे ट्रैफिकिंग नहीं है, कुछ कुछ हो सकता है। मोस्टली डेट बॉन्डेज के बच्चे भी होते हैं। दादाजी ने किसी से कर्जा लिया, समझ गए। अब पिताजी कर्जा चुका रहे हैं, बेटा कर्जा चुका रहा है, कर्जा चुक गया, क्यों फिर भी बंदा कास्ट का भी थोड़ा आ जाता है देश में। तुम नीच कास्ट के हो, तुमको ये उठाना पड़ेगा, जिसको हम एनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। जी जी। हाँ, तो कास्ट भी आ जाता है, क्लास भी आ जाता है। मेन मुद्दा ये है, हम भारत जो है ये क्या है, ये गणतंत्र है। ये जो संविधान है हमारा, ये क्या है, गणतंत्र है। इसमें हम वोट करते हैं, हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, हम करते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को जाके गाली दो और अधिकार अपना दिखाओ, नहीं। लेकिन मैं अगर एक भारत एक ऐसा संविधान है जहाँ पे मैं जागरूक नागरिक हूँ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें लिखा है कि किसी भी जाति और धर्म, हर चीज के माध्यम में कोई भेदाभेद नहीं होना चाहिए। फिर भी आप देखेंगे एक जाति का बंदा इस यहाँ से पानी पी रहा है, दूसरा पानी नहीं, ऐसा मंदिर में घुस सकता है, नहीं घुस सकता। कौन होते हैं हम डिसाइड कर, सबके खून तो लाल ही है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, मैक्सिमम कास्ट क्लास का बहुत है, बहुत ज्यादा। तुम पीछे जात के हो, तुम्हारे पिताजी वो थे क्या बोलते गुलाम थे, तुम भी गुलाम रहो। अभी भी होता है ना, तुम्हारे पिताजी पिछड़े जात के थे, घोड़े में बैठ के तुम शादी कैसे कर रहे हो। तो इंसान ये है, देखिए मुद्दा ये है, ये जो मानव तस्करी है, बेगिंग है, कुछ भी ये एक आंदोलन है, मूवमेंट है। इसमें मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं जितना भी काम करूं फिर भी मैं पूरा नहीं कर सकती। हर इंसान को जुट के काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, या जो मेरे को सुन रहे हैं वो भी नौकरी छोड़ दें, मैं नहीं बोल रही हूँ आप नौकरी मत छोड़िए। अपने लेवल में जितना हो सके उतना कीजिए ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना सारा सैलरी उठा के दे दीजिए, डोनेशन कर दीजिए, नहीं। आप पहले अपने घर को तो सुरक्षित रखिए। देखिए घर में, आपके घर में कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। मैं बात लड़कियों की नहीं बोल रही हूँ, लड़कों की भी बोल रही हूँ। जितने लेवल पे छोटे बच्चे और लड़के और लड़कियों की शोषण होती है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस होते हैं जहाँ पे लड़कों के घर में शोषण हुए, लड़का भाग गया उस शोषण से बचने के लिए, और वो तस्करी के चंगुल में पड़ गए। औरतें औरतें घरेलू हिंसा की वजह से भाग जाती है और फिर वो तस्करी में पड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने घर को सेफ कीजिए, और छोटे छोटे काम, छोटे छोटे चीजों से होता है चेंजेस। मुझे लगता है अपने घर को हर बंदा अगर अपने घर को सेफ रखने लगा ना, घर में हर किसी के साथ बातचीत रेगुलरली करने लगा ना, तो इतनी तस्करी नहीं होगी। आप देखना मैक्सिमम तस्करी के केसेस में जो लड़कियां तस्करी हुई है, जिनको मैंने रेस्क्यू किया, उनके उनके माँ बाप के साथ कभी इतनी बातचीत होती ही नहीं थी। वरना जिस बंदे ने आपको जन्म दिया, जिसके साथ आप इतने साल रहे हो, ठीक है,
कैसे एक अलग बंदा आके आपको बोलेगा चलो इधर चलो, आप चले जाते हो? तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों से चेंज लाना है। जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे घर में जो काम करता है, वो बंदा कहाँ से आ रहा है? उसका आइडेंटिफिकेशन कराना, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना, जिस तरह हम बातें करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसको आप माला पहना दो, बट एक होता है ना, डीलिंग विद पीपल ऑल्सो, बहुत सारी चीजें, ये सब देखिए सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। हमारा जो समाज में जो भी प्रॉब्लम है ना, चाहे आप ट्रैफिकिंग ले लो, वायलेंस ले लो, सब कुछ ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर चेंज लाना है तो पहले तो अपना जो एक घोड़े की तरह इधर देखते हैं ना, वो ना देख के हर तरफ देख के कुछ करे, मुझे लगता है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ गरीब के बच्चों की तस्करी होती है। मैंने 2-3 वीक्स पहले ही एक ऐसे बच्चे को रेस्क्यू किया था जिसके माँ-बाप सिविल सर्विसेज में थे और बच्चे को पढ़ाई-लिखाई में बहुत हेल्प करते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं देते थे, बिज़ी थे। बच्चे की तस्करी हो गई, फिर हमने रेस्क्यू कर दिया। अब रेस्क्यू इसलिए कर पाए क्योंकि माँ-बाप इतने बड़े लेवल में काम करते थे। अगर वो किसी गरीब का बच्चा होता तो इतना जल्दी रेस्क्यू नहीं होता। तो ये भी देखिए एक वो भी है ना समाज में। मतलब जो कॉमन शायद जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि जिस जहाँ पे भी तस्करी हो रही है, उन केसेस में ही हो रही है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ उस पर्सन का कनेक्ट कम है। तभी वो कभी प्यार के झांसे में और थोड़ा शायद पैसे वाली बात भी आपने बोली कि कोई किसी को जॉब के झांसे में लेके निकल जाता होगा, कोई किसी को पैसे के प्यार के झांसे में लेके निकल जाता होगा। बट अगर आप अपनी फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, आई एम श्योर प्रोबेबली बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनके लिए शायद इतना ज़्यादा हो सकता है रेलिवेंट हो भी, बट ना हो। बट आई थिंक आप जो बता रहे हो कि जो छोटे एरिया से भी तस्करी हो रही है, वहाँ ज़्यादा ऐसे ही केसेस में हो रही है जहाँ पे फैमिली कनेक्ट उतना अच्छा हाँ, नहीं है, फैमिली कनेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन गरीब वीक है। है, गरीब है, गरीबी है, वायलेंस है, टॉर्चर है, लड़कियों को लड़कों से नीचे देखा जा रहा है। बहुत सारे कारण है, ट्रैफिकिंग का सिर्फ एक कारण नहीं है, ट्रैफिकिंग के अंडरलाइंग बहुत कारण है जो लिस्टेड भी नहीं है। वायलेंस से भी बहुत ज्यादा लोगों की तस्करी हो रही है। तो ये तो मतलब क्या बोलूं, मतलब जितना तो हम बोले मेरा उतना कम। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। तो आप कारण की बात कर रहे थे, आपका मतलब आपका खुद का कारण क्या है टू बी इन दिस फील्ड? बिकॉज आई नो कि ये बहुत ही टैक्सिंग, बहुत ही कहने में आपने चीजें बता दी, आपने बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ बीइंग ब्रूटल आपने नहीं भी बताई, बट जिन सिचुएशन से आप ऑन अ डे टू डे बेसिस चीजों का सामना कर रहे होगे या आपने किया होगा, व्हाट हैज केप्ट यू इन दिस फील्ड? आप यहाँ पे क्यों हो? और मतलब कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए एज अ जर्नी, बोथ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस जर्नी, और कितना आपके मेंटल हेल्थ को बेसिकली अफेक्ट किया है इस जर्नी ने? बहुत ज्यादा। जब भी मैं जब भी मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं 2 3 3 4 4 महीने नहीं रहती। तो जब भी मैं इधर आती हूँ, सबसे बड़ा गिल्ट फीलिंग रहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। इधर भी बहुत कुछ करती हूँ, इधर भी बहुत मास अवेयरनेस करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जाती हूँ, रिहैबिलिटेशन में काम करती हूँ। फिर भी जब भी मैं नहीं रहती हूँ ना, सोर्स एरियाज में या फिर अदर एरियाज में, तो मुझे लगता है गिल्ट फीलिंग, एक तो कि मैं नहीं कर रही हूँ, ओवरवर्क्ड हूँ, 14-15 घंटा, 16-17 घंटा ऐसे भी दिन गए हैं। 7-7 दिन रेलवे स्टेशन में पुलिस स्टेशन में गुजारे हैं, हॉस्पिटल्स में गुजारे हैं। एक तो गिल्ट रहता है। दूसरा है ये देखिए, जब आप एक लड़की को रिहैबिलिटेट कर देते हैं ना, और वो लड़की जब आपके साथ बैठ के बात करती है ना, तो आपको लगता है कि ये चीज तो पैसा कभी फुलफिल नहीं कर सकता। आप जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन अगर एक बच्ची जिसको आपने रेस्क्यू किया, आज वो उसका लाइफ अच्छा है, तो तब आपको लगता है यार ये है जिंदगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो 12 साल वाली मैं और वो आदमी जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। मुझे लग रहा था क्या है ऐसा कि उसकी बेटी की तस्करी हो गई और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर इस जगह में मेरे फादर होते तो उनकी क्या हालत होती। तो हमेशा गोइंग बैक टू दैट। और पता नहीं, मेरे साथ बहुत लोगों ने शुरू किया, सबने छोड़ दिया। मुझे मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मैं जब इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ ना, मैं बहुत पैशनेटली बात करती हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ से इतना क्लोज़ली हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सैटरडे संडे भी काम करती रहती हूँ, जो कि बहुत खराब है क्योंकि मुझे तो लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ऐसी फैमिली है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मी इतनी हेल्पफुल है। वरना हमारा जो पितृसत्ता समाज है, वो कभी मुझे इस फील्ड में काम करने देगा, आप बताइए? तो कभी नहीं देगा। तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो लोग, जो मुझे लगता है कि इन लोगों का तो कोई नहीं है। तो और मैं सबसे बड़ी बात है, मैं मसीहा नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं इनको सपोर्ट करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं इनको असिस्ट करती हूँ।
मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि ये मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे और मैं जैसे आपसे बात करूं ये आपसे बात करें, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव वही है, इनको पॉलिसी मेकिंग में लाना, इनको डिसीजन मेकिंग में लाना। मैं नहीं चाहती ये पीछे रहे, मैं चाहती हूँ ये सामने रहे। गरीबी या फिर बेरोजगारी या फिर इलिटरेसी कारण नहीं हो सकता इनको पीछे रखना। तो ये हाउ मेरा objective है। डिफिकल्ट इट इज फॉर यू फाइनेंशियली टू डू दिस, मतलब क्या बहुत सपोर्ट मिलता डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए जब मैंने शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के पीछे भी कारण थी। ऑर्गन हार्वेस्टिंग का बहुत केसेस हो रहे थे कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ऐसा था कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है उनको डेड डिक्लेयर बोल के बच्चों की इनके ऑर्गन्स को काट के बेचा जा रहा था बहुत ज्यादा। तभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोला दिसंबर 2020 में। फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा मेन फोकस है प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन। अब रेस्क्यू में तो नंबर दिखाओगे, 1000 को रेस्क्यू कर दिया, प्रिवेंशन में कैसे दिखाओगे आप बताओ? प्रिवेंशन में तो आप बता नहीं सकते। आप पॉडकास्ट में सोचिए, आपके पॉडकास्ट सुन के कितने लोग अलर्ट हो रहे होंगे, लेकिन इसको अगर आप किसी फंडर को पिच करोगे वो बोलेगा कि उसका क्या प्रूफ है। तो फाइनेंशियली तो इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे को 5 बार कोरोना हुआ है, मैं इतनी सिक थी, मेरे को हमेशा इन्फेक्शन होते रहते हैं हाथ में, कहीं में कंटामिनेटेड वाटर अलग अलग जगहों में। अभी मैं फिर से नेक्स्ट महीने मेरा टूर होगा। आप सोचिए ना, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, असम, बंगाल, अलग अलग वेदर। तो फाइनेंशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज। इसीलिए मेरा इम्पैक्ट भी कम है। जैसे मेरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है असम में, जहाँ पे एट रिस्क गर्ल्स रहती है जो वल्नरेबल है ट्रैफिकिंग की। और बंगाल में एक घर है जहाँ पे लड़कियां हैं जो सारे सर्वाइवर्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग। सो इम्पैक्ट छोटा है, लेकिन मेरा कहना है शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा, तो उसी से चल रहा है। पहले 20 थे, अब 40 हो गए। बस फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन को वो कंप्लायंसेस मिल गए जिससे फंडिंग हो सकता है। देखते हैं कितना हो सकता है, जितना तो जितना। इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं या हाँ हाँ ऑर्गेनाइजेशंस हाँ, डोनेट मेरे करते मेरे हैं? मेरे पास मोस्टली इंडिविजुअल डोनर्स, मोस्टली। मेरे एक ओके, लड़की का खर्चा है 2500 रुपए, तो मेरे पास 40 लड़कियां हैं, तो अराउंड ओके। 1.10 lakhs वो है। तो कोई कुछ भी देता है, आप बिलीव करेंगे मुझे लोग 1 रुपए भी भेजे हैं डोनेशंस। तो देखिए ओके। मुझे ये लगता है कि फंडिंग एक ऐसी चीज है, कोई कुछ भी दे, अगर आपको कोई 5 रुपए भी दे रहा है ना, उसकी भी कदर करनी चाहिए। और इट हैज रियली वर्कड फॉर मी इन द सेंस, बिकॉज मैं जाके कभी किसी से फंडिंग नहीं मांगती। अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे आपको फंडिंग देनी है, मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं बोलती हूँ उनको मेरा जो काम है वो मैं भेजती हूँ, ये काम है मेरा। फिर वो मुझे भेजते हैं, मैं उनको एक्नॉलेजमेंट भेज देती हूँ। तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 रुपए भेजे, 20 रुपए भेजे। मुझे लगता है अगर कोई ये भी सोच रहा है कि अपने कमाई से 10 रुपए मुझे देगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए पैसे तो जिंदगी में हर कोई कमाता है, लेकिन वो जो देने का जो है ना, वो तो हर। और ये चीज ना देखिए सब चीजों में नहीं आता। सब मुझे बोलते थे तुम्हारा इतना अच्छा करियर है, तुम प्रोफेसर बन जाती, तुम ये बन जाती, क्या कर रही हो। और गाली गलौज तो ईशान जी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इस फील्ड पे इतनी गाली गलौज मिली है, इतना धमकी मिला है। फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी पहले भी लगता था, बट कोरोना के बाद और ज्यादा लगता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि आप जब नहीं रहो तो लोग एटलीस्ट ये तो सोचे कि आपने कुछ तो किया है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप टेड टॉक में नहीं गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक भी टेड टॉक नहीं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं टेड टॉक में। और जितने लोगों ने मेरी कवरिंग की है, सब ने रीच आउट मुझे खुद किया है। मैं ये कोई अपना बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कभी वो थॉट ही नहीं थी कि मुझे लोगों को रीच आउट करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है अपनी। कभी नहीं किया। हर बंदे ने मुझे रीच आउट किया, लेकिन जिसने भी मुझे रीच आउट किया, मैंने बड़े अच्छे से उनको रिस्पॉन्ड किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि। और सबसे बड़ी बात है, आज तक मुझे सिर्फ 2 अवार्ड मिले हैं, क्योंकि मैंने कभी अवार्ड के पीछे भागा ही नहीं। सब मुझे बोलते हैं मैम आपका काम इतना अच्छा है, आप अवार्ड के लिए। वो जो एंटायर प्रोसेस है, फॉर्म फिलअप करना, ये करना, वो करना, मुझे लगता है यार आपका काम क्या अवार्ड से ही जाना जाएगा? जिनको काम रीच आउट करना चाहिए, आप देखेंगे बहुत लोग हैं, बहुत अवार्ड मिले हैं लोगों को। मैं कभी अवार्ड के पीछे भागी नहीं आज। कोई अवार्ड देता है तो अच्छी बात है। और कभी भी कोई अवार्ड अगर मिला भी है, वो भी थ्रू रेफरेंस। किसने बोला चलो पल्लवी अच्छा काम कर रही हो, आप थोड़ा चेक कर लो, पल्लवी का वो कर लो। ऐसे ही 2 अवार्ड मिले, मैंने खुद रिच आउट नहीं किया। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। ये मेंटालिटी मेरी बहुत अच्छी है कि यार अवार्ड के पीछे मत भागो, काम करो। काम अगर अच्छा है तो बस वही है। नहीं, आई थिंक रियली कमेंडेबल। मतलब थैंक यू फॉर गिविंग टाइम ऑल्सो, एंड जो भी चीज़ें आपने बताई, आई होप कि और टाइम होता तो मैं डिटेल में आपकी कुछ
स्टोरीज और कुछ इंसिडेंट्स जानता, बट कभी और मिलके कर पाएंगे तो आई थिंक काफी और अच्छा होगा। बट आई थिंक काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ। एक्चुअली आपने इतना क्वेश्चंस पूछा, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगला इंसान क्वेश्चन पूछता है ना तो हम भी बता सकते हैं, नहीं तो हम अपने से ही बताते रहते हैं, तो अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।